अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सदार टेली मीडिया। इशफाकनामा के 28वें प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आइए शुरू करते हैं आज का इशफाकनामा। नाज़रीन, इशफाक अहमद साहब कहते हैं, गर्मियों में मेरी भतीजी की शादी थी। मैं उनके घर के सेन में खड़ा एक शामियाना लगवा रहा था कि इसमें लड़कियां वगैरह मेहंदी की रस्म कर लेंगी। मेरे साथ मेरे कुछ अजीज भी थे जो कि मदद कर रहे थे। वहां पर एक अजीब सा आदमी आ गया जो हमारे मोहल्ले का बिल्कुल नहीं था और मैंने उसे पहले कभी अपने मोहल्ले में देखा नहीं था। उसने खाकी रंग की शर्ट और खाकी ही पतलून पहनी हुई थी और वो आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, जी यहाँ पर कोई शादी हो रही है क्या? मैंने कहा, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर शादी हो रही है। तो वो कहने लगा कि किसकी शादी है? तो मैंने उसे कहा कि मेरी भतीजी की शादी है। तो वो आदमी कहने लगा, जी क्या नाम है उसका? तो मैंने कहा, उसका नाम राबिया है। वो फिर कहने लगा कि शादी कब है जी? वो मुझसे बच्चों की तरह एक पर एक सवाल पूछ रहा था। मैंने कहा, परसों बारात आएगी। इतनी देर में वहां पर एक नौजवान आ गया जिसको मैं पहचानता था। उसने आते ही शख्स कहा, आइए आइए, जल्दी जल्दी करे। वो नौजवान इस शख्स के कंधों पर हाथ रखकर उसे अपने साथ ले गया। मैं थोड़ा सा परेशान हुआ और हैरान भी हुआ, लेकिन फिर मेरे जहन से ये बात निकल गई कि कोई शख्स आया था। अगली सुबह वही नौजवान जो इस शख्स को अपने साथ लेकर गया था वो मेरे पास आया और कहने लगा कि जी आपसे कुछ ऐसा तो नहीं कहा जो आपको नागवार गुजरा हो? मैंने कहा, नहीं, वो तो मुझसे बस शादी के बारे में पूछ रहा था कि किसकी शादी है। नौजवान कहने लगा, ये मेरे मामू हैं। ये दिमागी तौर पर ज़रा माउफ हैं। इनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। मैं और मेरी वालदा इसलिए घबराए थे कि उन्होंने कोई ऐसी बात ना कर दी हो जो आपको बुरी लगी हो। ख़वातीनो हज़रात, इस नौजवान के मामू का दिमागी तवाज़ुन तो ज़रूर बिगड़ा था, लेकिन इस पर एक तरह का पहरा बैठा दिया गया था। जब हम मेहंदी की रस्म हो चुकी, लड़कियां नाच गाना गाकर फारग हुई, तो इस वक्त वो साहब दोबारा आ गए और बड़े खसियाने और शर्मिंदा से थे। मैंने कहा, आइए आइए, तशरीफ़ लाइए। मैं तो आप ही का इंतज़ार करता रहा। वो अब दोनों हाथ पीछे रखकर झूम झूम कर बातें कर रहे थे। मैंने उन्हें बैठने का कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने चाय का पूछा तो उन्होंने इससे भी इनकार कर दिया और चाय नहीं पीने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने अपना एक हाथ फौरन आगे कर दिया और उनके हाथ में आम सा खाकी लिफाफे में मरोड़ी देकर रखी हुई कोई चीज़ थी। वो कहने लगा कि ये तोहफा मैं बच्ची के लिए लाया हूँ। मैंने कहा कि बहुत मेहरबानी, और इनसे तोहफा ले लिया। और वो जैसे आए थे वैसे ही शर्मिंदगी के आलम में वापस चले गए। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ कि मैं उन्हें बैठा भी ना सका। ख़वातीनो हज़रात, इस लिफाफे में एक चीनी का जग था। वो जग आम साइज से ज़रा बड़ा था। मैंने अपनी भतीजी से कहा कि तुम्हारे लिए ये तोहफा है। तुम्हें दूसरे मिलने वाले तोहफे वाकई बड़ी कीमती है और उनकी पैकिंग भी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन इस तोहफे को बड़ी मोहब्बत और इत्मीनान के साथ रखना ये बड़ा कीमती तोहफा है। ये एक बहुत बड़े आदमी का तोहफा है। वो हंसी और कहने लगी, चचा जान, ये तो फजूल सा जग है। इस जग की भला क्या कीमत? मैं इसे तोहफे की आइटम में कहाँ रखूंगी? ख़वातीनो हज़रात, वो शख्स जो जग लेकर आए थे, वो जग था जिसमें दूध दिया जाता था। इसके पास इस जग के सिवा देने को और कुछ भी नहीं था। उसके पास इससे बेहतर तोहफा और कुछ हो ही नहीं सकता था। जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो मैंने अपनी भतीजी से कहा कि ये सारे तोहफों में से सबसे ज़्यादा कीमती तोहफा है, और जिस आदमी ने दिया है, तुम और मैं दोनों मिलकर इसके दिल की गहराइयों का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वो जग इस शख्स का सबसे कीमती सरमाया था जो इसने तोहफे में तुम्हें दिया। मैं कुछ साल पहले जब कनाडा गया, अब वो मेरी भतीजी वहां पर रहती है, तो इसने लकड़ी की एक खूबसूरत अलमारी में अपने वो तमाम तोहफे जो उसे शादी में मिले थे, दूसरी कीमती तोहफों के दरमियान में लकड़ी का एक चकोर पेडेस्टल बनाकर इस पर वो जग रखा हुआ था और उसे दूसरे तोहफों से ऊंचा रखा हुआ था। मुझे वो देखकर बड़ी खुशी हुई। वो कहने लगी, चचा जान, जूं जूं वक्त गुजरता है मैं इसको देखती हूँ तो मेरी इससे एक तरह की मोहब्बत पैदा हो गई है। वो कहने लगी, जब भी कोई मुश्किल पड़े तो इस जग को देखने से मुश्किल दूर हो जाती है और तमाम आसानी पैदा हो जाती है। ख़वातीनो हज़रात, ऐसी बातें जिन्हें हम ज़ईफ़ुल एतकादी कहते हैं, और कहते हैं कि ऐसी बातें मानने से आपकी पुख्तगी पर अच्छा असर नहीं पड़ता, लेकिन मैं अब इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ऐसे जग के ज़रिए और ऐसे तोहफे के ज़रिए जिसको आप दीगर पैक किए हुए तोहफों की तरह वसूल नहीं करते और वो देखने में एक आम से तोहफे लगते हैं, इस तोहफे की कीमत ज़्यादा यूं होती है कि जब आप इसके ज़रिए कुछ कम्युनिकेट करना चाहें तो आपको सब कुछ नसीब हो जाता है जिसकी कमी महसूस की जा रही होती है। ये ताकत तोहफों की होती है और इसको अता करने वालों की, जो हमें मैसर आती है। इन सब चीज़ों से मिलकर इंसान का पैटर्न बदलता है। अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, वो कितना ही जोर क्यों ना लगा ले। उसके लिए अल्लाह पाक हमेशा इंसानों को जमात के रुख से पुकारता है और जमात के रुख से ही हवाला देता है। जब एक आदमी एक इकाई में हो तो उसके लिए ज़िंदगी बसर करना मुश्किल हो जाता है। ज़िंदगी गुजारने के लिए तोहफों की इस्तकामत
اور اس کے منفی طاقت کا سہارا پکڑنے کی شدت سے ضرورت ہے۔ چاہے کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو، دکھاوے اور لالچ سے ہٹ کر تحفے میں دی جانی چاہیے۔ چاہے گڑ کی ایک ڈلی ہی سوغات کی صورت میں کسی کو تحفے کی صورت میں کیوں نہ دی جائے، لیکن یہ رشتے، تحفے اور باتیں ہماری زندگیوں سے نکلتے جا رہے ہیں اور ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں ان رشتوں کے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔